वेलकम टू विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल। स्वागत है फ्रेंड्स आप सभी का विजय सिंह स्टडी ग्रुप चैनल पर। तो फ्रेंड्स लक्ष्मीकांत पॉलिटी सीरीज अपनी चल रही है और उसमें हमने 2 लेक्चर ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और संविधान का निर्माण, ये 2 लेक्चर हमने कंप्लीट कर लिए हैं। और फ्रेंड्स आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं तीसरा लेक्चर, संविधान की प्रमुख विशेषताएं, यानी भारत के संविधान में कौन कौन सी विशेषताएं हैं उनकी आज हम चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करके आप नोटिफिकेशन बेल के ऑल के बटन पर क्लिक कर लें ताकि मैं जैसे ही कोई वीडियो डालूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन आसानी से मिल सके। तो फ्रेंड्स अब हम स्टार्ट करते हैं संविधान की प्रमुख विशेषताओं के साथ। तो फ्रेंड्स ये कह रहा है कि भारतीय संविधान तत्वों और मूल भावना के संबंध में अद्वितीय है। यानी कि फ्रेंड्स ये कह रहा है कि भारत का संविधान जो है तत्व और मूल भावना के संबंध में यूनिक है। हालांकि इसके कई तत्व विश्व के विभिन्न संविधानों से उधार लिए गए हैं। भारतीय संविधान के कई ऐसे तत्व हैं जो उसे अन्य देशों के संविधान से अलग पहचान प्रदान करते हैं। यानी कि ये कह रहा है कि भारत का जो संविधान है वो यूनिक संविधान है और इसके बहुत से तत्व जो है विभिन्न देशों के संविधान से लिए गए हैं। जैसे मूलाधिकार जो है अमेरिका से लिए गए हैं। तो उसी प्रकार से बात कर रहा है कि भारत का संविधान के कई ऐसे तत्व हैं जो अन्य देशों से लिए गए हैं और संविधानों से अलग पहचान प्रदान करते हैं। फिर कह रहा है कि यह बात ध्यान देने योग्य है कि सन 1949 में अपनाए गए संविधान के अनेक वास्तविक लक्षणों में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए हैं, विशेष रूप से 7वें, 42वें, 44वें, 73वें, 74वें एवं 97वें संविधान संशोधन में। तो फ्रेंड्स ये कह रहा है कि 1949 में जब भारत में संविधान को अपनाया गया तो अपनाने के बाद उसमें बहुत से परिवर्तन आज की डेट में हो चुके हैं। और उसी में ये कह रहा है कि 7वां संविधान संशोधन अधिनियम, 42वां संविधान संशोधन, 44वां, 73वां, 74वां और 97वां संविधान संशोधन उसमें महत्वपूर्ण है, ये ऐसे कह रहा है। फिर कह रहा है कि संविधान में कई बड़े परिवर्तन करने वाले 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहा जाता है। यानी कि ये कह रहा है कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम जो है उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। तो आपसे अगर पूछ ले कि निम्न में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है, तो उसका आंसर होगा 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976। हालांकि केशवानंद भारती मामले 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने व्यवस्था दी कि अनुच्छेद 368 के तहत संसद को मिली संवैधानिक शक्ति संविधान के मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं देती। यानी कि फ्रेंड्स ये कह रहा है कि भारत की जो संसद है वो संवैधानिक संशोधन यानी भारतीय संसद संविधान में संशोधन कर सकती है। लेकिन ये कह रहा है कि जो केशवानंद भारती विवाद जो आया था 1973 में, उसमें जो मूल ढांचे का सिद्धांत आया था तो उसी के तहत जो है संसद अनुच्छेद 68 के तहत संसद को संवैधानिक शक्ति है कि संविधान के संशोधन के तहत वह मूल ढांचे को बदलने की अनुमति नहीं देती। यानी कि ये कह रहा है कि संसद जो है संविधान में संशोधन तो कर सकती है लेकिन मूल ढांचे में किसी प्रकार का परिवर्तन वो नहीं कर सकती। तो फ्रेंड्स संविधान की विशेषताओं की अपन बात करें तो पहली विशेषता बता रहा है कि यह सबसे लंबा लिखित संविधान, यानी कि यह कह रहा है कि सबसे लंबा लिखित संविधान है। संविधान 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है, लिखित जैसे कि अमेरिकी संविधान और अलिखित जैसे ब्रिटेन का संविधान। यानी कि भारतीय संविधान की पहली विशेषता कौन सी है, तो वो कह रहा है कि भारत का संविधान सबसे लंबा लिखित संविधान है। तो यह कह रहा है कि भारत का संविधान विश्व का सबसे लंबा लिखित संविधान है। यह बहुत बृहद, समग्र और विस्तृत दस्तावेज है। फिर कह रहा है कि मूल रूप से, यानी कि जब भारत का संविधान अपनाया गया था तो संविधान में एक प्रस्तावना, 395 अनुच्छेद, 22 भागों में विभक्त और 8 अनुसूचियां थी। लेकिन वर्तमान में एक प्रस्तावना, 465 अनुच्छेद और 12 अनुसूचियां हैं। तो फ्रेंड्स ये बुक जो है 5म संस्करण है और अब तो जो है बहुत से अनुच्छेद उसमें शामिल हो गए होंगे। तो फ्रेंड्स आगे कह रहा है कि
भारत के संविधान को विस्तृत बनाने के पीछे 4 कारण हैं। यानी कि भारत का संविधान इतना बड़ा है, इतना विस्तृत संविधान है, 395 उसके अंदर अनुच्छेद हैं, 8 अनुसूचियां हैं, 22 भाग है। तो इतना लंबा संविधान जो भारत का है, उसके इतने लंबे संविधान होने के पीछे कारण आखिर क्या है, तो उन कारणों की बात कर रहा है। तो पहला कारण बता रहा है कि भौगोलिक कारण, भारत का विस्तार और विविधता। यानी कि ये कह रहा है कि भारत की जो टेरिटरी है, भारत का जो क्षेत्र है, वो कितना लंबा है। कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी तक की बात की जाती है। दूसरा कह रहा है कि ऐतिहासिक, उसके उदाहरण के रूप में भारत शासन अधिनियम 1935 के प्रभाव को देखा जा सकता है। यह अधिनियम बहुत विस्तृत था। यानी कि यह कह रहा है कि जब भारत शासन अधिनियम 1935 आया तो वो भी एक विस्तृत दस्तावेज था। उस अधिनियम के भी बहुत से प्रावधान जो है भारत के संविधान बनाने के समय यूज किए गए। तीसरा कह रहा है कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर केंद्र और राज्यों के लिए एकल संविधान। चौथा कह रहा है कि संविधान सभा में कानून विशेषज्ञों का प्रभुत्व है। यानी कि ये कह रहा है कि संविधान सभा में कानून विशेषज्ञ ज्यादा थे, इसके कारण भी भारत का जो संविधान है वो एक बड़ा संविधान बन करके आया है। तो नेक्स्ट फ्रेंड कह रहा है कि संविधान में न सिर्फ शासन के मौलिक सिद्धांत बल्कि विस्तृत रूप में प्रशासनिक प्रावधान भी विद्यमान है। यानी कि ये कह रहा है कि न केवल भारत के संविधान में मौलिक सिद्धांत ही है, बल्कि उसमें जो है प्रशासनिक प्रावधान भी शामिल है। और फ्रेंड्स कह रहा है कि इसके अतिरिक्त अन्य आधुनिक लोकतंत्रों में जिन मामलों को आम विधानों तथा स्थानिक राजनीतिक परिपाटी पर छोड़ दिया गया है, उन्हें भी भारत के संवैधानिक दस्तावेज में शामिल किया गया है। तो दूसरी विशेषताओं की बात करें तो फ्रेंड्स दूसरी विशेषता कह रहा है कि विभिन्न स्रोतों से विहित। यानी कि भारत का संविधान विभिन्न स्रोत यानी विभिन्न देशों के संविधान से भारत का संविधान का निर्माण किया गया है, उसी की इसमें बात की जाएगी। तो कह रहा है कि भारत के संविधान ने अपने अधिकतर उपबंध विश्व के कई देशों के संविधानों भारत शासन अधिनियम 1935 के उपबंधों से हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने गर्व के साथ घोषणा की कि भारत के संविधान का निर्माण विश्व के विभिन्न संविधानों को छानने के बाद किया गया है। यानी कि ये कह रहा है कि भारत का संविधान जो बना वो विभिन्न देशों के संविधानों और भारत शासन अधिनियम 1935 के उपबंधों का उपयोग करके बनाया गया। और इसी के संदर्भ में डॉक्टर अंबेडकर ने यह भी कहा कि भारत का संविधान जो है विभिन्न देश के जो संविधान है उनको छानने यानी कि उनको विश्लेषण करने के बाद भारत के संविधान का निर्माण किया गया है। नेक्स्ट कहा जा रहा है कि फ्रेंड्स संविधान का अधिकांश ढांचागत हिस्सा भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है। संविधान का दार्शनिक भाग मौलिक अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत क्रमशः अमेरिका और आयरलैंड से प्रेरित है। यानी कि ये कह रहा है कि संविधान का अधिकांश हिस्सा जो है यानी भारत के संविधान का अधिकांश भाग जो है वो भारत शासन अधिनियम 1935 से लिया गया है, जिसमें कि ये कह रहा है कि संविधान का दार्शनिक भाग यानी कि मौलिक अधिकार जो लिए गए हैं वो अमेरिका से लिए गए हैं और नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो आयरलैंड से लिए गए हैं। भारतीय संविधान के राजनीतिक भाग संघीय सरकार का सिद्धांत और कार्यपालिका और विधायिका के संबंध का अधिकांश हिस्सा ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। यानी कि ये कह रहा है कि भारतीय संविधान का जो राजनीतिक भाग है यानी कि संघीय सरकार की अगर अपन बात करें या कार्यपालिका या विधायिका की बात करें तो ये जो संबंधित प्रावधान है वो ब्रिटेन के संविधान से लिए गए हैं। फिर दूसरा कह रहा है कि संविधान के अन्य प्रावधान कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, यूएसएसआर यानी कि रूस, फ्रांस, दक्षिण अफ्रीका, जापान इत्यादि के देशों के संविधान से लिए गए हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत के संविधान पर सबसे बड़ा प्रभाव और भौतिक सामग्री का स्रोत भारत सरकार अधिनियम 1935 रहा है। संघीय व्यवस्था, न्यायपालिका, राज्यपाल, आपातकालीन अधिकार, लोक सेवा आयोग और अधिकतर प्रशासनिक विवरण इसी से लिए गए हैं। यानी कि यह कह रहा है कि भारत का जो संविधान बना उसको बनाने में सबसे ज्यादा जो उपयोग किया गया वो था भारतीय सरकार अधिनियम 1935 का, जिसमें कि न्यायपालिका हो या राज्यपाल या इमरजेंसी प्रोविजंस की बात करें या लोक सेवा आयोग की बात करें, ये सभी प्रावधान जो है भारत के सरकार अधिनियम 1935 से लिए गए हैं। संविधान के आने से अधिक प्रावधान या तो 1935 के इस अधिनियम के समान है या फिर इससे मिलते जुलते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि नम्यता या अनम्यता का समन्वय। तो फ्रेंड्स ये कह रहा है कि नम्यता का मतलब लचीलापन और अनम्यता का मतलब कठोर, दोनों का समन्वय भी भारत के संविधान में देखने को मिलता है। तो फ्रेंड्स कह रहा है कि संविधानों को नम्यता और अनम्यता की दृष्टि से भी वर्गीकृत किया जाता है। कठोर या अनम्य संविधान उसे कहा जाता है जिसमें संशोधन करने की विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता हो।
जैसे अमेरिका संविधान। तो फ्रेंड्स ये कह रहा है कि संविधान को दो भागों में बांटा जाता है, एक तो कठोर संविधान और एक लचीला संविधान। तो ये कह रहा है कठोर संविधान उसे कहा जाता है जिस संविधान में संशोधन करने के लिए हमें विशेष प्रक्रिया बनानी पड़ी। जैसे कि अमेरिका का संविधान जो है एक कठोर संविधान है, उसमें संशोधन करने के लिए विशेष प्रक्रिया की आवश्यकता होती है। और लचीला या नम्य संविधान वह कहा जाता है जिसमें संशोधन की प्रक्रिया वही हो जिसे किसी आम कानूनों के निर्माण की, जैसे ब्रिटेन का संविधान। यानी कि ये कह रहा है कि जो सरल या लचीला संविधान जो होता है उसमें संशोधन की प्रक्रिया आम कानूनों में संशोधन करने की प्रक्रिया के समान ही होती है, जैसे ब्रिटेन का संविधान। फिर भारत का संविधान न तो लचीला है और न ही कठोर, बल्कि यह दोनों का मिला जुला रूप है। आर्टिकल 368 में 2 तरह के संशोधनों का प्रावधान है। यानी कि भारत का संविधान की अगर अपन बात करें तो भारत का संविधान न तो कठोर है और न ही लचीला, मानी एक बैलेंस वाला भारत का संविधान है। और कह रहा है कि अनुच्छेद 368 में 2 तरह के संशोधनों का प्रावधान भी दिया गया है। तो नेक्स्ट की बात करें तो ये कह रहा है कि कौन कौन से 2 प्रकार के हमें संशोधन कर सकते हैं भारत के संविधान में। तो उसी की बात की जा रही है कि कुछ उपबंधों को संसद में विशेष बहुमत से संशोधित किया जा सकता है, जैसे दोनों सदनों में उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों का 2/3 बहुमत और प्रत्येक सदन में कुल सदस्यों का बहुमत। यानी कि ये कह रहा है कि संसद जो है कुछ उपबंधों को तो विशेष बहुमत से संशोधित या पारित करा सकती है, जिसमें की बात कर रहा है कि सदन में उपस्थित सदस्यों का 2/3 बहुमत और प्रत्येक सदन में जो है कुल सदस्यों का बहुमत की बात की जा रही है। और दूसरे में बात की जा रही है कि अन्य प्रावधानों को संसद के विशेष बहुमत और कुछ राज्यों के आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से संशोधित किया जा सकता है। और यह कह रहा है कि कुछ प्रावधान ऐसे हैं जिनको कि हम विशेष बहुमत, संसद के विशेष बहुमत और आधे से अधिक राज्यों के अनुमोदन से ही जो है संशोधित कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स तीसरी विशेषता की अपन बात करें तो तीसरी विशेषता कही जा रही है एकात्मकता की ओर झुकाव के साथ संघीय व्यवस्था। यानी भारत का संविधान जो है एक फेडरल संविधान है, लेकिन उसमें एकात्मकता के भी हमें प्रावधान झलकते हैं। ये कह रहा है कि भारत का संविधान संघीय सरकार की स्थापना करता है, जिसमें संघ के सभी आम लक्षण विद्यमान हैं, जैसे 2 सरकार, शक्तियों का विभाजन, लिखित संविधान, संविधान की सर्वोच्चता, संविधान की कठोरता और स्वतंत्र न्यायपालिका एवं द्विसदनीयता। यानी कि कह रहा है कि भारत का संविधान एक संघीय सरकार की स्थापना करता है, जिसमें कहा जा रहा है कि भारत में 2 सरकारें होती है, यानी एक तो केंद्र में सरकार और एक क्षेत्रीय सरकार मानी राज्य सरकार। और शक्तियों का विभाजन यानी केंद्र सूची, राज्य सूची की बात की जा रही है। फिर लिखित संविधान की बात की जा रही है, संविधान की सर्वोच्चता, यानी भारत में जो है संविधान ही सर्वोच्च है, संविधान के अनुसार ही भारत में सरकारें चलती हैं। संविधान की कठोरता और स्वतंत्र न्यायपालिका एवं द्विसदनीयता। फिर कहा जा रहा है कि फ्रेंड्स यद्यपि भारतीय संविधान में बड़ी संख्या में एकात्मकता और गहरे संघीय लक्षण भी विद्यमान है, जैसे एक सशक्त केंद्र। ये कह रहा है कि भारतीय संविधान में एकात्मकता और गैर संघीय लक्षण भी विद्यमान है, लेकिन जैसे कि एक सशक्त केंद्र है, एक संविधान है, एकल नागरिकता है, संविधान का लचीलापन है, एकीकृत न्यायपालिका है, केंद्र द्वारा राज्यपालों की नियुक्ति, अखिल भारतीय सेवाएं और प्रावधान इत्यादि। ये कह रहा है कि भारत में जो है एकात्मकता के प्रावधान भी हमें झलकते हैं, जैसे केंद्र जो है राज्यपाल की नियुक्ति करेगा, अखिल भारतीय सेवाओं की जो भर्ती होती है वो भी केंद्र के माध्यम से होती है, एकीकृत न्यायपालिका है, संविधान का लचीलापन है। फिर कहा जा रहा है कि फिर भी संविधान में कहीं भी संघीय शब्द का इस्तेमाल नहीं किया गया है। दूसरी ओर अनुच्छेद 1 में भारत का उल्लेख राज्यों के संघ के रूप में किया गया है, जिसके 2 अभिप्राय हैं। पहला, भारतीय संघ राज्यों के बीच हुए किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं है, और दूसरा, किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार नहीं है। यानी कि यह कह रहा है कि भारत का जो संविधान है वो एक फेडरल संविधान यानी संघीय संविधान है, लेकिन संघीय शब्द का इस्तेमाल भारत के संविधान में कहीं भी नहीं किया गया है। और ये कह रहा है कि अनुच्छेद 1 जो है उसमें तो भारत को राज्यों के संघ के रूप में कहा गया है। भारत जो है राज्यों का संघ है, यानी भारतीय संघ राज्यों के बीच किसी समझौते का निष्कर्ष नहीं, यानी किसी राज्यों ने मिलकर के कोई समझौता किया और फिर संघ का निर्माण किया गया, तो ऐसी कोई इसमें बात नहीं है, यानी ये गलत है। और दूसरा कह रहा है कि किसी राज्य को संघ से अलग होने का अधिकार भी नहीं, यानी कोई भी राज्य संघ से अलग नहीं हो सकता। फिर कह रहा है कि इसी वजह से भारतीय संविधान को
निम्नलिखित नाम दिए गए हैं, जैसे एकात्मकता की भावना में संघ, अर्थ संघ केसी वेरे ने कहा, बार्गेनिंग फेडरलिज्म मॉरिस जोन्स ने कहा, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म ग्रेनिल ऑस्टविन ने कहा, और फेडरेशन विद द सेंट्रलाइजिंग टेंडेंसी आइवर जेनिंग्स ने कहा। यानी कि भारतीय संविधान के विभिन्न नाम हैं। तो फ्रेंड्स, अब हम चलते हैं नेक्स्ट, यानी पांचवी विशेषता की बात करें तो पांचवी विशेषता है सरकार का संसदीय रूप। फिर यह कह रहा है कि भारतीय संविधान ने अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली की बजाय ब्रिटेन के संसदीय तंत्र को अपनाया है। यानी कि यह कह रहा है कि अमेरिका में अध्यक्षीय प्रणाली, यानी अमेरिका में जो है राष्ट्रपति होता है, वो जो राज्य का भी वही प्रमुख होता है और राष्ट्र का प्रमुख भी वही होता है। तो उसी की बात कर रहा है कि भारत में जो है अमेरिका की अध्यक्षीय प्रणाली को तो नहीं अपनाया, लेकिन ब्रिटेन के संसदीय तंत्र को अपनाया है। संसदीय व्यवस्था विधायिका और कार्यपालिका के मध्य समन्वय व सहयोग के सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि संसदीय व्यवस्था की बात कर रहा है कि संसदीय व्यवस्था का मतलब आखिर क्या है। तो ये कह रहा है कि संसदीय व्यवस्था का मतलब होता है कि विधायिका और कार्यपालिका दोनों के मध्य समन्वय यानी सामंजस्य दोनों के मध्य रहे और सहयोग दोनों के मध्य रहे, उसी को हम संसदीय व्यवस्था कहते हैं। जबकि अध्यक्ष प्रणाली दोनों के बीच शक्तियों के विभाजन के सिद्धांत पर आधारित है। यानी कि ये कह रहा है कि अध्यक्ष प्रणाली में शक्तियों का विभाजन किया जाता है। फिर कह रहा है कि संसदीय प्रणाली को सरकार के वेस्टमिंस्टर रूप, उत्तरदायी सरकार या मंत्रिमंडलीय सरकार के नाम से भी जाना जाता है। संविधान केवल केंद्र में नहीं बल्कि राज्य में भी संसदीय प्रणाली की स्थापना करता है। यानी कि ये कह रहा है कि जो संसदीय प्रणाली है, यानी जो पार्लियामेंट्री सिस्टम जो है, उसको वेस्टमिंस्टर मॉडल या उत्तरदायी सरकार या मंत्रिमंडलीय सरकार भी कहा जाता है। फिर ये कह रहा है कि संविधान यानी जो संसदीय प्रणाली जो होती है वो केवल केंद्र में ही नहीं है बल्कि राज्यों में भी है। यानी कि केंद्र में तो लोकसभा और राज्यसभा, और राज्यों में जो है विधानसभा और विधान परिषद, और केंद्र में अगर अपन बात करें तो केंद्र में लोकसभा और राज्यसभा। तो फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि भारत में संसदीय प्रणाली की विशेषताएं निम्नलिखित है। यानी भारत में संसदीय प्रणाली की कौन कौन सी विशेषताएं हैं, तो उन्हीं की बात की जा रही है। तो फ्रेंड्स, पहली विशेषता की बात करें तो वास्तविक व नाम मात्र के कार्यपालकों की उपस्थिति। यानी कि भारत में संसदीय प्रणाली में वास्तविक और नाम मात्र के कार्यपालक भी होते हैं। जैसे राष्ट्रपति जो होता है वो नाम मात्र का कार्यपालक होता है और प्रधानमंत्री जो होता है वो वास्तविक कार्यपालक होता है। दूसरा कह रहा है कि बहुमत वाले दल की सत्ता। भारत में जो चुनाव किए जाते हैं तो जिस पार्टी को ज्यादा बहुमत मिलता है वही जाकर के केंद्र में सरकार बनाता है। दूसरा कह रहा है कि विधायिका के समक्ष कार्यपालिका की संयुक्त जवाबदेही। यानी कि विधायिका जो होती है वो कार्यपालिका के प्रति उत्तरदायी होती है। चौथा कह रहा है कि विधायिका में मंत्रियों की सदस्यता। पांचवा कह रहा है कि प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री का नेतृत्व। यानी प्रधानमंत्री, केंद्र में प्रधानमंत्री या राज्यों में मुख्यमंत्री के नेतृत्व में ही सरकार जो है आगे चलती है। दूसरा, निचले सदन का विघटन, यानी लोकसभा और विधानसभा का ही विघटन किया जा सकता है। फिर कह रहा है कि हालांकि भारतीय संसदीय प्रणाली बड़े पैमाने पर ब्रिटिश संसदीय प्रणाली पर आधारित है, फिर भी दोनों में कुछ मूलभूत अंतर है। जैसे ब्रिटिश संसद की तरह भारतीय संसद संप्रभु नहीं है। इसके अलावा भारत का प्रधान निर्वाचित व्यक्ति होता है, जबकि ब्रिटेन में उत्तराधिकारी व्यवस्था है। यानी कि फ्रेंड्स, ये कह रहा है कि भारतीय जो संसदीय प्रणाली है वो ब्रिटेन की संसदीय प्रणाली पर आधारित तो है, लेकिन उसमें जो है कुछ अंतर भी है। जैसे ब्रिटेन की जो संसद है वो संप्रभु संसद होती है, लेकिन भारत की संसद संप्रभु नहीं है। यानी कि भारत की संसद कोई भी निर्णय नहीं ले सकती अपने आप से। उसको जो निर्णय लेना होगा तो संसद के पटल पर रखना होगा और उसको पारित कराना होगा, तभी वो है किसी भी प्रकार का निर्णय ले सकती है। और दूसरा कह रहा है कि भारत में जो है भारत में प्रधानमंत्री निर्वाचित व्यक्ति होता है, लेकिन ब्रिटेन में जो है उत्तराधिकारी के माध्यम से प्रधान नियुक्त किया जाता है। किसी भी संसदीय व्यवस्था में, चाहे वे भारत की हो या ब्रिटेन की, प्रधानमंत्री की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो गई है। जैसे कि राजनीति के जानकार इसे प्रधानमंत्री सरकार का नाम भी देते हैं। यानी कि यह कह रहा है कि किसी भी देश की संसदीय व्यवस्था क्यों न हो, उसमें प्रधानमंत्री की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। यानी प्रधानमंत्री जो है उसमें बहुत महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट की अपन बात करें तो फ्रेंड्स, कह रहा है कि संसदीय संप्रभुता एवं न्यायिक सर्वोच्चता में समन्वय। ये कह रहा है कि संसद की संप्रभुता का नियम ब्रिटिश संसद से जुड़ा हुआ है, जबकि न्यायपालिका की सर्वोच्चता का सिद्धांत अमेरिका की सर्वोच्च न्यायालय से लिया गया है। यानी कि संसद जो है संप्रभु होगी या नहीं होगी वो ब्रिटेन की संसद से जुड़ा है, जबकि न्यायपालिका की सर्वोच्चता यानी सर्वोच्च कौन होगा, न्यायपालिका सर्वोच्च होगी, वो अमेरिका के सर्वोच्च न्यायालय से लिया गया है।
फिर कह रहा है कि जिस प्रकार भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटिश प्रणाली से भिन्न है, उसी प्रकार भारत में सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा शक्ति अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय से कम है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिकी संविधान में विधि की नियत प्रक्रिया का प्रावधान है, जबकि भारतीय संविधान में विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का प्रावधान है। यानी कि फ्रेंड्स ये कह रहा है कि भारत की जो संसदीय प्रणाली है वो अमेरिकी सर्वोच्च न्यायालय की न्यायिक समीक्षा की जो शक्ति है उससे कम भारत की संसदीय प्रणाली में है। फिर फ्रेंड्स ये कह रहा है कि इसलिए भारतीय संविधान निर्माताओं ने ब्रिटेन की संसदीय संप्रभुता और अमेरिका की न्यायिक सर्वोच्चता के बीच उचित संतुलन बनाने को प्राथमिकता दी। एक और जहां सर्वोच्च न्यायालय अपनी न्यायिक समीक्षा की शक्तियों के तहत संसदीय कानूनों को असंवैधानिक घोषित कर सकता है, वहीं दूसरी ओर संसद अपनी संवैधानिक शक्तियों के बल पर संविधान के बड़े भाग को संशोधित कर सकती है। यानी कि फ्रेंड्स सिंपल भाषा में ये कह रहा है कि जो है जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट कोई भी जो है न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू के माध्यम से केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार के कोई भी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकती है, उसी प्रकार से जो है संसद भी एक संविधान के बड़े भाग को संशोधित कर सकती है। यानी संसद भी संविधान में संशोधन कर सकती है, लेकिन मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ये बात केशवानंद भारतीवाद 1973 में की गई थी। नेक्स्ट कह रहा है कि प्रिंट एकीकृत व स्वतंत्र न्यायपालिका। तो कह रहा है कि भारतीय संविधान एक ऐसी न्यायपालिका की स्थापना करता है जो अपने आप में एकीकृत होने के साथ साथ स्वतंत्र है। भारत की न्याय व्यवस्था में सर्वोच्च न्यायालय शीर्ष पर है, इसके नीचे राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय है, राज्यों में उच्च न्यायालय के नीचे क्रमशः अधीनस्थ न्यायालय है, जैसे जिला अदालत व अन्य निचली अदालतें। यानी फ्रेंड्स ये कह रहा है कि भारत का संविधान जो है एकीकृत है। भारत के संविधान में एकीकृत न्यायपालिका की व्यवस्था की स्थापना की गई है। ये कह रहा है कि भारत में जो है हायरार्की की बात की जा रही है। केंद्र में सुप्रीम कोर्ट, फिर उसके नीचे राज्य पर हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से नीचे जो है अधीनस्थ न्यायालय है, और जैसे जिला अदालत व निचली अदालतें। और फ्रेंड्स नेक्स्ट विशेषता की जो बात की जा रही है वो बहुत इंपॉर्टेंट इसमें कही जा रही है, मौलिक अधिकारों की बात की जा रही है। संविधान के तीसरे भाग में 6 मौलिक अधिकारों का वर्णन किया गया है। ये अधिकार है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, सांस्कृतिक व शिक्षा का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। यानी कि भारत के संविधान की प्रमुख विशेषता की अगर अपन बात करें तो सबसे प्रमुख विशेषता है वो है फंडामेंटल राइट्स, जो कि 6 है। वैसे तो ये 7 थे, लेकिन इसमें से एक को हटा दिया गया है। और फ्रेंड्स कह रहा है कि मौलिक अधिकारों का उद्देश्य वस्तुतः राजनीतिक लोकतंत्र की भावना को प्रोत्साहन देना है। ये कार्यपालिका और विधायिका के मनमाने कानूनों पर निरोधक की तरह काम करते हैं। यानी कि ये कह रहा है कि मौलिक अधिकार क्यों लाए गए, क्योंकि कार्यपालिका और विधायिका मनमानी प्रक्रिया के माध्यम से किसी भी प्रकार का कानून का निर्माण न करे और लोगों के अधिकारों का हनन ना हो। उल्लंघन की स्थिति में इन्हें न्यायालय के माध्यम से लागू किया जा सकता है। यानी अगर इनका उल्लंघन हो तो हम आर्टिकल 32 के तहत सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं मौलिक अधिकारों का अगर हमारा हनन हो रहा हो, और आर्टिकल 226 के तहत, संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत हम जो है हाई कोर्ट जा सकते हैं अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो तो। वह सीधे सर्वोच्च न्यायालय की शरण में जा सकता है जो अधिकारों की रक्षा के लिए बंदी प्रतिक्षण, परमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण जैसे विलेख या रिट जारी कर सकता है। यानी अगर हमारे मौलिक अधिकारों का हनन हो रहा हो तो हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं और ये बंदी प्रक्षण, प्रत्यक्षीकरण, प्रमादेश, प्रतिषेध, अधिकार परीक्षा और उत्प्रेषण जैसे रिटें हैं वो जारी करवा सकते हैं। फिर कह रहा है कि हालांकि मौलिक अधिकार कुछ सीमाओं के दायरे में आते हैं, लेकिन ये अपरिवर्तनीय भी नहीं है। संसद इन्हें संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से समाप्त कर सकती है अथवा इनमें कटौती भी कर सकती है। यानी कि फ्रेंड्स ये कह रहा है कि संसद जो होती है वो मौलिक अधिकारों में कटौती भी कर सकती है या उसको समाप्त भी कर सकती है। अनुच्छेद 20 और 21 द्वारा प्रदत्त अधिकार को छोड़कर राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान इन्हें स्थगित किया जा सकता है। यानी कि अगर राष्ट्रीय आपातकाल लग गया हो तो उस समय अनुच्छेद 20 और 21 बने रहते हैं, लेकिन 20 और 21 के अलावा जो मौलिक अधिकार हैं वो स्थगित किए जा सकते हैं। तो फ्रेंड्स नेक्स्ट विशेषता, नवी विशेषता की बात करें तो ये कह रहा है कि भारत के नीति निर्देशक सिद्धांत, यानी भारत के नीति निर्देशक सिद्धांतों की बात की जा रही है। डॉक्टर BR अम्बेडकर के अनुसार राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत भारतीय संविधान की अनूठी विशेषता है।
इनका उल्लेख संविधान के चौथे भाग में किया गया है और इन्हें 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है, समाजवादी यानी सामाजिक, आंधीवादी और उदारवादी। यानी कि भारत के संविधान में B.R. अम्बेडकर ने यह कहा कि राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान की अनूठी विशेषता है। और फिर फ्रेंड्स कह रहा है कि नीति निर्देशक तत्वों का कार्य सामाजिक व आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा देना है। इनका उद्देश्य भारत में एक लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। हालांकि मौलिक अधिकारों की तरह इन्हें कानून रूप में लागू नहीं किया जा सकता। यानी कि फ्रेंड्स ये कह रहा है कि जो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है वो इसलिए लाए गए ताकि सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को बढ़ावा मिल सके और एक लोक कल्याणकारी राज्य यानी स्टेट वेलफेयर स्टेट की स्थापना की जा सके। लेकिन ये कह रहा है कि फ्रेंड्स मौलिक अधिकार अगर हमारे हनन हो रहे हों और हनन के समय हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जा सकते हैं, उसी प्रकार से हम राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के हनन के समय हम इनको लागू करवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट या किसी भी कोर्ट में नहीं जा सकते। यानी इन्हें कानून रूप में लागू नहीं किया जा सकता। संविधान में कहा गया है कि देश की शासन व्यवस्था में ये सिद्धांत मौलिक है और ये देश की जिम्मेदारी है कि वह कानून बनाते समय एक सिद्धांतों को अपनाए। इसलिए इन्हें लागू करना राज्य का नैतिक कर्तव्य है, किंतु इनकी पृष्ठभूमि में वास्तविक शक्ति राजनीतिक है, अर्थात जनमत। यानी कि फ्रेंड्स ये कह रहा है कि संविधान में इसका प्रावधान किया गया है कि देश की यह जिम्मेदारी होगी कि वो कोई भी कानून अगर बनाएगी तो राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत जो है उनका कानून बनाने में, निर्माण करने में जो है उनका उपयोग करेगी। लेकिन जो है इनकी पृष्ठभूमि जो होती है वो अधिकतर तो राजनीतिक होती है। यानी सरकारें राजनीतिक उद्देश्यों के लिए ही नीति निर्देशक सिद्धांतों को अधिकतर रूप से लागू करती है। फिर कह रहा कि मिनर्वा मिल्स मामले 1980 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि भारतीय संविधान के नियम मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांतों के संतुलन पर रखी गई है। यानी कि मिनर्वा मिल्स मामला आया 1980 में और उसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भारत के संविधान की जो नींव है, यानी भारतीय संविधान का जो फंडामेंटल है वो फंडामेंटल राइट्स और नीति निर्देशक सिद्धांत दोनों के संतुलन पर रखी गई है। और नेक्स्ट विशेषता फ्रेंड्स कही जा रही है कि मौलिक कर्तव्य यानी फंडामेंटल ड्यूटीज। तो ये कह रहा है कि मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं किया गया। यानी कि जब भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को जब भारत का संविधान अपनाया गया तो उसमें जो है मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं थे। लेकिन स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर 1976 में 42वें संविधान संशोधन के माध्यम से आंतरिक आपातकाल 1975 से 77 के दौरान शामिल किया गया और 2002 के 86वें संविधान संशोधन के माध्यम से एक और मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। यानी कि फ्रेंड्स मूल जो संविधान था उसमें तो मूल संविधान में तो मौलिक कर्तव्य शामिल नहीं थे। लेकिन जब 1975 में राष्ट्रीय आपातकाल इंदिरा गांधी के द्वारा लगाया गया और उस समय भारत की जो सार्वजनिक संपत्ति थी उसको काफी हद तक बहुत सी जो है उसको नुकसान पहुंचाया गया, तो उसी के परिप्रेक्ष्य में फिर 1976 में स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश के आधार पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया और उस समय उसमें 10 मौलिक कर्तव्य शामिल थे। लेकिन फिर 2002 में 86वां संविधान संशोधन आया और उसमें एक मौलिक कर्तव्य और जोड़ा गया था जो था अनुच्छेद 21A यानी शिक्षा के अधिकार की उसमें बात की गई थी। फिर कह रहा है कि संविधान के 4A भाग में एक मौलिक कर्तव्य का जिक्र किया गया है जिसमें केवल एक अनुच्छेद 51 क्या है। इसके तहत प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य होगा कि वह संविधान, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे, राष्ट्र की संप्रभुता और एकता अखंडता की रक्षा करे। यानी कि यह कह रहा है कि फ्रेंड्स प्रत्येक भारतीय का कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रगान का आदर करे और राष्ट्र की संप्रभुता, एकता और अखंडता की उसे रक्षा करनी चाहिए और मिश्रित संस्कृति की समृद्ध धरोहर का उसको अनुरक्षण करना चाहिए और सभी लोगों में आपसी भाईचारे की भावना का विकास भी उसको करना चाहिए। फिर कह रहा है कि मौलिक कर्तव्य बौद्धिक कर्तव्य नागरिकों को यह याद दिलाते हैं कि अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते समय उन्हें याद रखना चाहिए कि उन्हें अपने समाज, देश व अन्य नागरिकों के प्रति कुछ जिम्मेदारियों का निर्वाह भी करना है। यानी कि अगर आपको मौलिक अधिकार मिल गए तो इसका मतलब ये नहीं कि आपके कुछ भी कर्तव्य नहीं होंगे। यानी कि अगर आपको अधिकार है तो आपके कुछ कर्तव्य भी होंगे, तब भी आपको वो अधिकार अच्छी प्रकार से प्राप्त होंगे। और फ्रेंड्स नेक्स्ट कह रहा है कि एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है। यानी भारतीय संविधान की विशेषता की बात की जा रही है तो भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, इसलिए यह किसी धर्म विशेष को भारत के धर्म के तौर पर मान्यता नहीं देता। यानी कि फ्रेंड्स भारत में जो संविधान है उसने
भारतीय देश का कोई भी धर्म निश्चित नहीं किया, यानी कि भारत का संविधान धर्मनिरपेक्ष है, यानी सभी धर्मों को भारत ने समान रूप से आदर सत्कार दिया है। संविधान के निम्न प्रावधान धर्मनिरपेक्ष लक्षणों को बताते हैं, यानी कि संविधान के कौन कौन से प्रावधान है जो भारत में धर्मनिरपेक्षता की ओर संकेत करते हैं। तो एक है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया, यानी कि 42वां संविधान संशोधन अधिनियम आया, उसी के तहत धर्मनिरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया भारत की प्रस्तावना में, यानी संविधान की प्रस्तावना में। और प्रस्तावना हर भारतीय नागरिक की आस्था, पूजा अर्चना व विश्वास की स्वतंत्रता की रक्षा करती है। किसी व्यक्ति को कानून के समक्ष समान समझा जाएगा और उसे कानून की समान सुरक्षा प्रदान की जाएगी, आर्टिकल 14 में कहा गया है। आर्टिकल 15 धर्म के नाम पर किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। हर व्यक्ति को सार्वजनिक सेवाओं में सभी नागरिकों को समान अवसर दिए जाएंगे। आर्टिकल 16 हर व्यक्ति को किसी भी धर्म को अपनाने और उसे पूजा अर्चना करने का समान अधिकार होगा। हर धार्मिक समूह और इसके किसी हिस्से को अपने धार्मिक मामलों के प्रबंधन का अधिकार होगा। किसी भी व्यक्ति को किसी भी धर्म विशेष की प्रचार के लिए किसी प्रकार का कर देने के लिए बाध्य नहीं किया जाएगा। यानी कि ये जो प्रावधान है वो भारत में धर्मनिरपेक्ष संविधान की ओर संकेत करते हैं। किसी भी सरकारी शैक्षिक संस्थान में किसी प्रकार के धार्मिक निर्देश नहीं दिए जाएंगे। अल्पसंख्यकों को अपने पसंद के शैक्षिक संस्थानों की स्थापना करने और उनके संचालन का अधिकार होगा। तो फ्रेंड्स, ये जो मौलिक अधिकार हैं वो मूल अधिकार में डिटेल से अपन चर्चा करेंगे। और फ्रेंड्स, राज्य के सभी नागरिकों के लिए समान नागरिक संहिता बनाने के लिए प्रयास करेगा, यानी कि राज्य सभी के लिए समान नागरिक संहिता बनाने के लिए भी प्रयास करेगा। यानी कि यूनिफॉर्म सिविल कोड यानी समान नागरिक संहिता का सिंपल सा मतलब ये होता है कि चाहे कोई सा भी व्यक्ति और किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, उसके लिए सभी कानून और सभी जो नियम होंगे या कोई भी प्रक्रिया होगी वो समान होंगे। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट विशेषता जो है वह है सार्वभौम वयस्क मताधिकार। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट विशेषताओं के साथ अपन जो है भारतीय संविधान की विशेषताओं की दूसरे भाग में अपन चर्चा करेंगे। लंबी वीडियो हो जाएगी, 32 मिनट के लगभग ये वीडियो हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट पार्ट में भारतीय संविधान की विशेषताओं के। तब तक के लिए हैव ए नाइस डे, थैंक यू एंड वंदे मातरम।